के लिए लगाएं पैसे। वहीं SJS एंटरप्राइजेस का IPO आधा हुआ सब्सक्राइब। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए निवेश की है सलाह। आज दोनों IPO का है आखिरी दिन। RBI ने PCA के नियमों में किया संशोधन, 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। न्यूज पर व्यूज में सुबह 10:30 बजे IRCTC की CMD रजनी हसीजा से नतीजों पर और आउटलुक पर करेंगे बातचीत। 11:15 बजे गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का टॉप मैनेजमेंट होगा हमारे साथ। ये दिवाली दमदार डिमांड वाली में रामदेव अग्रवाल से सीखेंगे समृद्धि के मंत्र, सुबह 11 बजे। और कॉर्पोरेट रडार में दोपहर 12 बजे HPCL के CMD से नतीजों और आउटलुक पर होगी बातचीत। भारतीय बाजार में आज फिर से अच्छी मजबूती के साथ खुलने के संकेत। ग्लोबल मार्केट से मजबूत और वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी, लंबे वीकेंड के पहले कैसे रहेगा आज का ट्रेड, रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और त्योहार का है रंग, वीकली एक्सपायरी है अनिल जी। ढेरों फैक्टर्स है जहां पर रखनी है नजर, पर छुट्टी के लिए समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल छुट्टी। और कल भले ही थोड़ा बहुत काम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। मोरे ट्रेडिंग का तो एक उत्साह अलग होता है, लेकिन हाँ वो काम नहीं लगता सर। काम लगता भी नहीं, करेक्ट। और वो सेलिब्रेशंस वाला माहौल ज़्यादा है। एक्चुअली मुझे तो आज भी सेलिब्रेशन जैसे ही लग रहा है। कल भी ऐसा लगा नहीं कि काम किया, बिल्कुल। जबकि पिछले हफ्ते देखिए 5 दिन कितनी मुश्किल से निकले थे। तो आज तो ऐसा लग रहा है कि बुधवार आ गया, पता ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हफ्ता शुरू हुआ है। तो चलिए, मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है, न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि दुनिया भर में। आइए आज के ट्रिगर्स देख लीजिए। अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी फिर से बनती हुई दिखी। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने का सिलसिला अमेरिका में बरकरार है। इस पर विस्तार से करेंगे बातचीत। आज रात फेड की पॉलिसी आने वाली है, उसका क्या असर हम पर पड़ सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। भारतीय एयरटेल के शानदार नतीजे रहे और ट्रेंड एक और वायदा कारोबार की कंपनी जिसने कल बाजार बंद होने के बाद दमदार रिजल्ट्स पेश किए। निफ्टी की 2 दिग्गज कंपनियों के आज नतीजे। SBI सबसे ज़्यादा नज़र इसी पर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो निफ्टी के मुकाबले में लीडरशिप है, आज SBI के नतीजों के बाद देखना होगा क्या कुछ होता है। आयशर के रिजल्ट है, 4 वायदा कारोबार की कंपनियां भी रिजल्ट अपने पेश करेगी। और आज वीकली एक्सपायरी है और कल शाम मोरेट ट्रेडिंग के लिए भी हो जाइए तैयार हमारे साथ। हम सब इसी तरह से मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ दमकते चमकते हुए आपको मिलेंगे, बिल्कुल ठीक वैसे ही आप भी रहेंगे। नहीं तो आमतौर पर दीप ये होता है, हम तो तैयार होकर बैठे रहते हैं, हमारे दर्शक को ये फ्रीडम है कि वो घर पे बैठे हैं आराम से, जैसे बैठे हैं, कोई शॉर्ट्स में, कोई टी-शर्ट्स में, कोई कैसे और कोई ऑफिस में। लेकिन कल पूरा देश, हम आप सब लोग एक ही वेशभूषा में होंगे और वो है फेस्टिव सीजन के अटायर में, उन कपड़ों में, ताकि उसका मजा लगे। कुर्ते के साथ पर्दे के इस पार, पर्दे के उस पार, दोनों एक जैसे दिखे तो मजा लगे। बिल्कुल, और ज्यादा चमक आती है सर। और कुर्ते के साथ शॉर्ट्स वैसे भी अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल कोशिश करी भी तो किसी ने। सही बात है, ठीक है। तो कल मोरे ट्रेडिंग के लिए भी हो जाए तैयार। 5 बजे से कल शाम आप हमारे साथ जुड़िएगा मोरे ट्रेडिंग वाले सेशन में। बिल्कुल। तो 5 बजे से, वैसे तो मोरे ट्रेडिंग 6 बजे से 6:15 बजे से कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा, लेकिन 5 बजे से हमारा कवरेज रहेगा बिल्कुल आपके साथ। मैं, दीप, हमारे सारे एक्सपर्ट्स होंगे, सारा हमारी पूरी टीम होगी। तो मोरे ट्रेडिंग सेशन आपको पता ही है, देखना है आपको इस बिजनेस के साथ। बिल्कुल सर, हमेशा की तरह। और ऑफ कोर्स अनिल जी ने प्रॉमिस भी किया है, कुछ बेहतरीन पिक्स भी देंगे। तो अनिल जी, अच्छा मैंने कर दिया, आपने कल ही ऑन एयर प्रॉमिस कर दिया सर, अब तो वापस भी नहीं जा सकते इससे। बिल्कुल ठीक बात है, कल का पूरा दिन मिलेगा इस पर काम करने के लिए। चलिए, तो बढ़िया है। तो कल है मोरे ट्रेडिंग, आज इस संवत का है आखिरी दिन और सर वीकली एक्सपायरी भी है। पर उससे पहले ये जो ग्लोबल बड़ा इवेंट है उस पर नजर डालनी है कि फाइनली अब लग रहा है कि फेड स्टिमुलस वापस लेने या टेपर की अनाउंसमेंट कर सकता है आज शाम को। यूएस बाजार तो रिएक्ट कर ही नहीं रहे हैं इस पर, रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, बट हमें किस तरह की तैयारी करनी है? थोड़ा सरप्राइजिंग है कि अमेरिकी बाजारों में उल्टा रिएक्शन है। रिएक्शन नहीं, उल्टा रिएक्शन। शायद वही एक चीज जो हम बार बार कहते हैं कि जो बाजार को पता है उससे बाजार को डर नहीं लगता। बात ठीक भी है, डर ना लगे ठीक है, लेकिन निडर होने वाली बात भी नहीं है। मतलब आप एकदम चौड़े हो जाएं कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, जो कर लो टेपरिंग करना है, जो बढ़ा लो ब्याज दरें बढ़ाना है, जो बोलना है बोल दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। इतने भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह जो है अमेरिका में, वो है मजबूत इकोनॉमी और दमदार नतीजे कंपनियों के जो आते दिख रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस है। आप देखिए, सिंपल बात है दीप, एक हफ्ते पहले 18,600 के निफ्टी पर स्टॉक्स में अलग भाव थे, एक हफ्ते बाद 600 पॉइंट आप नीचे हैं, तो क्या कंपनियों की कमाई उस तरह से गिर गई है क्या? अगर निफ्टी 8% गिरता है तो क्या कंपनी की कमाई, और या स्टॉक 10%, 15%, 20% गिरता है तो क्या कंपनी की कमाई में उतना फर्क आ गया? जी नहीं।
स्टॉक के भाव में फ़र्क होता है, कंपनियों की कमाई में तुरंत डे टू डे फ़र्क नहीं होता। तो वही चीज़ है, तो जो कंपनियों की कमाई है आने वाली है वो अमेरिकी बाजारों को कॉन्फिडेंस दे रही है, और अमेरिकी बाजार कहीं न कहीं इस चीज़ को मानकर चल रहे हैं। और जो आमतौर पर देखा गया है, जिस पर हमने बात भी की थी पिछली बार, कि जब भी टेपरिंग शुरू होती भी है, जब भी अमेरिकी बाजारों में जो राहत पैकेज दिया हुआ है, जो लिक्विडिटी दी हुई है, उसे वो अगर कम करते हैं, खत्म करते हैं और खत्म करने का सिलसिला शुरू करते हैं, तब भी बाजार 9 से 12 महीने तक मजबूत रहते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी मजबूत होती है कि वो बाजारों को गिरने नहीं देती। बिल्कुल, नतीजे कंपनियों के बाजारों को गिरने नहीं देते हैं। तो कम से कम आप ये मान के चले 6-12 महीने का लाइसेंस तो है अमेरिकी बाजारों के पास और तेजी करने का, अगर टेपरिंग की शुरुआत आज रात फेड कर भी देता है, कह भी देता है, और जो कि होगा। क्या हो सकता है और क्या बाजार को पता है? 15 से 20 बिलियन डॉलर की हर महीने की टेपरिंग हो सकती है। अब वो चाहे इस महीने से हो या जनवरी से हो, एक आध 2 महीने से, वही देखने वाली बात है, लेकिन उतनी बाजार को पता है और वो पचा चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के पहले फेड शायद ये कहेगा कि थोड़ा और इंतजार करेंगे, महंगाई के आंकड़े लगातार ऊपर बने रहेंगे, तब हम देखेंगे। इकोनॉमी के आउटलुक को लेकर और कोविड को लेकर शायद उनकी कमेंट्री पॉजिटिव आती हुई दिखे। ये सारे संकेत आपको दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों से, और लेकिन इन्हीं संकेतों के बीच में अमेरिकी बाजार जो मजबूत हो रहे हैं वो इसी बात को लेकर हो रहे हैं कि कंपनियों की कमाई भी अच्छी है, इकोनॉमिक रिकवरी भी अच्छी है। तो टेपरिंग को लेकर कमोबेश हमें पता है। अब ये अलग बात है कि सेम चीज़ हो सकती है बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़, तो यानी कि फेड की मीटिंग के पहले की खरीदारी और फेड के मीटिंग के बाद की प्रॉफिट बुकिंग, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, और इसलिए भी नहीं कर सकते हैं, उससे लगातार पहले पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन अमेरिकी बाजारों के बेहद मजबूत रहे। तो हमें ग्लोबल मार्केट से क्या देखना है एक ही सेंटेंस में, वो है अलर्टनेस, सावधानी और सतर्कता। सोमवार को सुबह जब हम फिर से लौटेंगे, एक मिनट, फेड की मीटिंग का कल इम्पैक्ट आ जाएगा, आज रात को आएगा, हाँ, तो हम कल ही काफ़ी हद तक कल ही डिस्काउंट कर लेंगे। अब तो उतना दिक्कत वाली बात नहीं कि लंबे वीकेंड वाली, तो कल हम मूरत ट्रेडिंग सेशन तक हमें पता चल जाएगा फेड क्या कह रहा है। तो हो सकता है फेड की मीटिंग के बाद अमेरिकी बाजारों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, वो हमारे यहाँ पर भी आती हुई दिखे, वो एक संभावना बनती है। बट ऐसा नहीं लग रहा कि फेड ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ भी करेगा जिससे कि बाजारों का मूड एकदम खराब हो जाए। ऐसा अनएक्सपेक्टेड ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब बाजार तैयार। हाँ, क्योंकि अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड जो फेड का रहा है वो हमेशा यही रहा है कि राहत देने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि उन्हें एक पता है कि हर मतलब रामबाण दवा यही है, इकोनॉमी खराब हो रही, चाहे वो कोविड की वजह से हो, सब प्राइम संकट की वजह से हो, किसी और वजह से हो, पैसा डालो सब काम हो जाएगा। मतलब पैसे में बड़ी ताकत है, ये फेड समझता है। लेकिन लेना हो तो धीमे धीमे लीजिए, देना हो तो तुरंत दीजिए, ये फेड की पॉलिसी है। इसलिए कोई बहुत हड़बड़ी में कि नहीं अचानक से हमें बहुत कट कर लेना है, बहुत जल्दी टेपर करना है, ऐसा नहीं करेंगे। मार्केट फ्रेंडली है ही वो। बिल्कुल सर। चलिए, तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला आने वाला है, उस पर नजर है सर। हमारे बाजारों में भी वीकली एक्सपायरी है आज एक तो, और दूसरी बात सर, कल जिस तरह से आपने बोला था कि एग्जैक्ट रेंज में रहने वाले हैं बाजार, कंसोलिडेट करने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही होते दिखा। एंड में हल्की सी वीकनेस थी, बट लेवल्स के हिसाब से ठीक ही रहे बाजार सर। ऐसा कोई खराब नहीं था दीप, और जाहिर सी बात है, देखिए कल भी हम यही बात कर रहे थे और परसों भी यही बात कर रहे थे, रुक रुक कर चलेंगे, एक तरफा नहीं चलेंगे बाजार। और अच्छी बात है कि बाजार ओवरबॉट है नहीं, जहाँ ओवरबॉट से थोड़े से हल्के हो गए, अब थोड़े ओवरसोल्ड की तरफ है। सो मेरा ये समझना है कि एक वीकली एक्सपायरी है, ओवरसोल्ड मार्केट है, तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे की रिस्क भी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत तेज़ी से भाग जाएं वैसा भी नहीं है। तो वही 17,800 18,200 पॉइंट की रेंज है जिसमें आपको ट्रेड करना है। एक तरफ कहीं बाहर निकले तो 150-200 पॉइंट का मूव आ सकता है। 17,800 को तोड़ा तो आप 17,600-650 तक आ सकते हैं। 18,000 को तोड़ा ऊपर की तरफ तो 18,125 18,200 तक जा सकते हैं। सो मेरे ख्याल से रेंज बाउंड मार्केट है, और एक प्राइस वाइज करेक्शन देखने के बाद, जो कि हमने देख लिया 1000 पॉइंट का, उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन की संभावनाएं बनती हैं। कि टाइम वाइज करेक्शन का मतलब ये कि थोड़ा समय बाजार यहीं बिताना चाहता है। उसमें निफ्टी आपको थोड़ा कम मजबूत दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत ज़्यादा दिख रहा है, ये चलता रहेगा। कभी कोई सेक्टर आपको अचानक से, अब आप देखिए कल जैसे अचानक से मेटल कमज़ोर हो गया, कोई टाटा स्टील रिजल्ट के पहले 4% गिरने का मतलब नहीं, जबकि सेल के इतने दमदार नतीजे, बढ़ने में सेल को 10 रुपये बढ़ने में 7 दिन लगते हैं, घटने में 1 दिन वापस आ जाता है। तो पॉइंट ये कि जहां आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हायर लेवल पर एंटर करने की कोशिश करते हैं, वहीं करेक्शन आता है।
जो थोड़े से करेक्ट होकर स्टॉक्स या सेक्टर्स नीचे आ गए, वहां पर आपको सही लेवल से खरीदारी आ जाती है। यही टाइम वाइज करेक्शन है, इसी को टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राइसेस बहुत तेजी से शायद ना गिरे, लेकिन आपको वो थका देगी। एंट्री पॉइंट आपका सही होना चाहिए, नहीं तो पैसा बनना मुश्किल होगा। तो मेरा ये समझना है अब से लेकर 14-15 नवंबर तक, यानी कि नवंबर के फर्स्ट हाफ में आपको टाइम वाइज करेक्शन दिखेगा। इस टाइम वाइज करेक्शन को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, हाई रेंज पर आए डेफिनेटली बेचिए, प्रॉफिट बुक करिए, और लोअर लेवल पर आए उस वक्त आपको लगेगा सब कुछ खराब होने वाला है, वहाँ हिम्मत करके आपको खरीदारी करनी। रेंज के दोनों तरफ ट्रेड करना है, लेवल का इंतजार करके, न कि ब्रेकआउट का इंतजार करें। ये ब्रेकआउट के इंतजार पे ट्रेड करने वाला मार्केट अब नहीं रहा। ये आपको रेंज बाउंड मार्केट है। लेवल रेंज के हायर एंड पे बेचना है, रेंज के लोअर एंड पे लेना है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना, जो मुश्किल काम है, जो मुश्किल काम, आसान काम नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करना बड़ा इजी होता है, कॉन्ट्रा ट्रेड करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर वो कर सके तो बढ़िया है, नहीं तो आराम से देखें, एंजॉय करें दिवाली को, और क्या। बिल्कुल। तो चलिए, दिवाली का तो कल सेशन है, आज इस संवट का आखिरी भी दिन है सर, तैयारी करते हैं आज के सेटअप की। बिल्कुल दीप, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफआईएस के संकेत न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव हैं, वो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। वायदा घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं, वायदा कारोबार के संकेत आज बेहद पॉजिटिव हैं, ये भी विस्तार से बात करेंगे। सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड न्यूट्रल है। 17,800 17,850 डे सपोर्ट जोन है, कल भी यही था, आज भी यही है। इसके नीचे 17,625 17,700 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, कल भी यही था, आज भी यही है, कोई बदलाव नहीं। हायर जोन 17,975 18,025, ये आज के लिए ऊपरी रेंज है। इस रेंज में आप खुलकर वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। फ्रेश तेजी तब बनेगी जब आप 18,025 के ऊपर निकलकर टिके, तब 18,100 18,175 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, और अगर आप कर सकें तो शॉर्ट भी ज़रूर करें इस रेंज में। बैंक निफ्टी 39,600 39,775 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इसके नीचे गए तो 39,350 से 39,500 मजबूत सपोर्ट जोन आ रहा है, ये आपके लिए। ऊपर 40,150 40,325 ये दिन छोटी रुकावट की रेंज है, जहाँ पर हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। इसके पार निकले तो 40,500 40,575 वो रेंज है जहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट दोनों ही करने चाहिए। ओके, तो ये तो रहे आपके लिए बड़े लेवल्स। ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर? 17,850 18,000 ये आज की छोटी रेंज है। 17,800 18,100 दिन की मीडियम रेंज के तौर पर काम करेगा, और 17,700 से लेकर 18,175 ये दिन की बड़ी रेंज आपके लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 39,675 से लेकर 40,150 ये दिन की छोटी रेंज लेकर चलें। 39,600 से लेकर 40,325 दिन की मीडियम रेंज होगी। 39,500 40,500 ये 1000 पॉइंट की रेंज, जहाँ पर आप बंद हुए वहाँ से 450 पॉइंट नीचे 550 पॉइंट ऊपर, ये आपके लिए दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले। बैंक निफ्टी पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेवल है दीप। चलिए, तो लेवल्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं, डेटा भी क्लियर है। डेटा की बात करें सर, तो एफआईएस की पोजीशनिंग क्या कह रही है, पीसीआर से क्या समझना चाहिए? सरप्राइजिंगली कल एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन काफी कम हुई है, 5% घटना कम नहीं है, और 5% वैसे घटना कम नहीं है दीप, लेकिन 56% आप लॉन्ग हो तब 5% घटना थोड़ा सा मुझे एक ही नेगेटिव आज ये दिख रहा है, एक ही नेगेटिव है। और नेगेटिव भी आप देखिए, एफआईएस के डेटा में आपको यही बता दूं, कैश मार्केट में 245 करोड़ की खरीदारी की, हम स्माइल कर सकते हैं, वेरी गुड। 9 दिनों के बाद आपने खरीदारी की, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स दबा के बेचे 1527 करोड़ के, और वो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन कम किए, शॉर्ट भी किए हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 18,000 के आसपास आने पर एफआईएस को वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस नहीं है इंडेक्स को कि ज्यादा जा सकता है। तो एक चीज क्लियर दिख रही है ये पिछले 10 दिनों के डेटा देखने के बाद, कि एफआईएस को बहुत तेजी करने में इंटरेस्ट नहीं है, पहली चीज। दूसरा, ऊपर के लेवल पे हल्का होना है, ये दिख रहा है। अब हैं हल्के ऑलरेडी, 50-51% इंडेक्स लॉन्ग ज्यादा नहीं होता, स्टॉक्स तो भर भर के बेचे ना, ट्रक भर के, ठीक है ना। उसके बावजूद अब कितना बेचेंगे वो अलग बात है, लेकिन लेने का मूड अभी भी नहीं बना रहे। और इंटरेस्टिंग दिक्कत ये भी नहीं कि वो ना लें, दिक्कत कब आती है जब वो ना लें और सामने घरेलू फंड्स भी ना लें और ट्रेडर्स भी ना लें, पहली चीज। दूसरा, इन दोनों की खरीदारी नहीं है और इनकी बिकवाली, या फिर इनका सपोर्ट नहीं, बेचने की तरफ है, या फिर इनका खरीदना नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इनकी बिकवाली तब हो रही है जब ग्लोबल मार्केट्स बहुत मजबूत है 9-10 दिनों से। अब 10 दिनों से ग्लोबल मजबूत है, इनको हमारे यहाँ लेना नहीं है। तो अब कहीं ऐसा ना कल को ग्लोबल जरा भी खराब हो तो फिर मामला थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाए। सो थोड़ा सा कोशिश ऊपर के लेवल पे रहना है अब से लेकर 15 नवंबर तक। 15 नवंबर, हाँ, सेल ऑन राइज, और थोड़ा थोड़ा ऊपर के लेवल पे हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करते चले, बिकवाली करते चले, उछाल जो मिले उसमें हल्का होना है ताकि नीचे के लिए जगह रहे।
अंडरस्टूड। और जिस दिन 18,200 के ऊपर वापस बंद हो गया निफ्टी, हम फुल फ्लेज तेजी करेंगे। जी, जो होगा लेवल स्क्रीन पे ही होगा, कहाँ होगा, बिल्कुल दिखेगा, ठीक है ना। हाँ। सो दोनों तरफ हमें वो समझ के ट्रेड करना है। ये हो गया आपके एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 56% घटी है। 1527 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स बेचे, 400 करोड़ के स्टॉक्स भी बेचे, तो नेट एफआईज के डेटा नेगेटिव है। और घरेलू फंड की 6 करोड़ की बिकवाली तो न्यूट्रल डेटा है, इसलिए मैंने एफआईज के संकेत मैंने कहा अभी बता दूं आपको, नेगेटिव साइड पर रखें, घरेलू फंड्स के न्यूट्रल साइड पर। ठीक है, आपका फेवरेट पीसीआर? वायदा कारोबार के संकेत भी आपको यही बता देता हूं। पुट कॉल रेशियो 0.78, आज वीकली एक्सपायरी ओवरसोल्ड है, 100% है। यही कॉन्फिडेंस जो परसों था, जबकि आप शुक्रवार को 17,671 पे बंद हुए, यस, उसके बावजूद हमारा कॉन्फिडेंस पूरा था कि आज कमाल करेगा निफ्टी। वो कॉन्फिडेंस आज भी है, करेक्ट। उतना कमाल वाला नहीं है जितना परसों था। उसकी वजह है कि आज फेड की अहम बैठक है जी, ठीक है। लंबा वीकेंड भी एक तरह से मान सकते हैं, इसलिए थोड़ा कोशिश रहेंगे, लेकिन बायस फिर भी पॉजिटिव है। और वो इसलिए है 0.78 का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है और ये फ्रेश बाइंग देगा। अब आपको सिंपल एक ही काम करना है दीप, जब तक 17,800 के नीचे आप नहीं ट्रेड करें तब तक आप कमजोर नहीं है। 88 पॉइंट नीचे भी आए तो डरिए मत, 17,800 के ऊपर हैं तब तक आप मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि 17,800 के पुट पर 22 लाख शेयर हैं, सॉरी 31 लाख शेयर हैं जो सपोर्ट है आपके लिए तुरंत। 18,000 के ऊपर निकलने पर ही अच्छे मजबूत होंगे। 18,000 पर कॉल राइटिंग तगड़ी होकर रखिए, 94 लाख शेयर होंगे। सो पॉइंट वही है, 17,800 18,000। कल भी कुछ 1 करोड़, हाँ, तो मतलब थोड़े बहुत कम हुएंगे डे एंड पर। 1 करोड़ शेयर थे तो 18,025 को पार करने की भी जल्दबाजी नहीं है, 17,800 को तोड़ने की भी हड़बड़ी नहीं है। और बीच में 17,900 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 22 लाख शेयर 17,900 के पुट पे हैं, 30 लाख शेयर कॉल्स पर हैं। मामला वही टक्कर का है, 17,900 के ऊपर है थोड़ा ठीक है, 17,900 के नीचे थोड़ा खराब है। 18,000 मजबूत सपोर्ट है, 18,000 बड़ी रुकावट है, 17,800 मजबूत सपोर्ट है। बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा, आमतौर पर ऐसे कम दिखते हैं। जी, चलिए, तो ये आपके लिए क्लियर संकेत। बैंक निफ्टी का भी बताइए दूं, क्या लगे आता आपको? हाँ, तो काम निपटे। 40,000 मेक और ब्रेक लेवल है जिसके आसपास आप बंद हुए। 40,000 पर 12 लाख शेयर पुट में, लेकिन 21 लाख शेयर कॉल्स में। दीप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको शुरुआती आधे घंटे में बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर टिकता हुआ दिखे, बैंक निफ्टी फायरवर्क्स दिखा सकता है। कल भी यही था। हाँ, क्योंकि 21 लाख शेयर कॉल राइटर से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, अगर आप एक्सपायरी के दिन शुरुआती आधा घंटा आए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के ऊपर निकाल दें तो शॉर्ट कवरिंग आती है। तो 40,150, 325, 40,500 तक की यात्रा बैंक निफ्टी कर सकता है। तो अगर आपको तेजी खेलना है, बैंक निफ्टी पर फोकस करिएगा। मंदी की तरफ मूड बने तो निफ्टी पर फोकस करिएगा। ये बहुत साफ दिख रहे हैं डेटा। 39,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो ऐसा नहीं लगता कि एक्सपायरी 39,500 के नीचे होनी चाहिए। 40,000 के ऊपर इंटरेस्टिंग हो सकता है बैंक निफ्टी का मूव, 40 के ऊपर, और ज़्यादा दूर नहीं है आप उसे। 39,938 पर बंद हुए हैं जी, तो बहुत नज़दीक है। बैंक निफ्टी आज मेरे लिए मेक और ब्रेक है। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बने। वैसे देखा जाए रुकावट का बड़ा लेवल है क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन यही होता है एक्सपायरी के दिन, और अगर किसी आप लेवल को पार करके टिक जाए तो ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग एक बार 40,300, 325 तक तो बैंक निफ्टी को ले जा ही सकती है। तो चलिए, बैंक निफ्टी ज्यादा एक्शन के लिए तैयार है। कल भी हमने देखा बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, आज वो ट्रेंड और आपको बढ़ते हुए दिखेगा। पोजीशंस पर आए सर, फिर मौजूदा पोजीशंस क्या करना है? इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगाइए 17,775 पर निफ्टी पे, और क्लोजिंग बेसिस पे 17,675। अब तक की लोएस्ट क्लोजिंग आपको 17,671 मिली है इस करेक्शन में। लगभग उसी के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा लें। डे ट्रेड के लिए 17,800 स्टॉप लॉस होता है। 25 पॉइंट की मैंने छूट ली है ताकि एकदम से टच एंड गो ना हो जाए। 17,775 ठीक है। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस लगाना है 39,500। जिनको बहुत डीप लगाना है 39,350 का लगाएं, लेकिन मुझे उतना डीप, उतना रिस्क पे नहीं रखना है। 39,500 आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे स्टॉप लॉस। शॉर्ट पोजीशन है तो कल भी जो स्टॉप लॉस दिया था वही आज भी फॉलो करना है 18,050। कल भी ट्रिगर नहीं हुआ, आज देखते हैं 18,050 के ऊपर। 18,025 होता है, 25 पॉइंट की रियायत लेकर 18,050। 40,150, ये कल का 40,050 का स्टॉप लॉस दिया था, तो 50 पॉइंट से एक बार शायद दिन के ट्रेडर्स के लिए ट्रिगर हुआ होगा। क्लोजिंग तो हुई नहीं, आज थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने 40,150 डे ट्रेडर के लिए भी और पोजिशनल ट्रेडर के लिए भी बैंक निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये तो रही मौजूदा पोजीशन। नई पोजीशन सर? सिंपल है, 18,000 के जितना नज़दीक खरीद पाए निफ्टी खरीदिए। 17,775 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर के टारगेट जो बनेंगे दीप 17,975, 18,000 छोटे टारगेट हैं।
18,100 125 मीडियम टारगेट और 18,175 200 फाइनल टारगेट होते हैं। ये निफ्टी में सिंपल खरीदारी की राय। आज एग्रेसिव ट्रेडर और वो रेंज वाला दिए ही नहीं मैंने। रेंज अब सबको पता है 18,000 याद हो 17,800 18,000 तो फिर कोई वो बात ही नहीं है। जो लोग बेचना चाहते हैं अब 18,100 175 की रेंज में बेचें। 18,250 का स्टॉप लॉस होगा। 18,050 18,000 दो छोटे टारगेट, 17,950 17,900 दो मीडियम टारगेट। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 18,000 के आसपास ही बेच दें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तब 18,100 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वो अपनी श्रद्धा पर है वो मार्केट का मूड माहौल देखकर उस वक्त डिसाइड करें। अदरवाइज 100 175 की रेंज सिंपल है। तो आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पर एक एक ही राय है खरीदारी की, सिंपल है। क्लियर है सर। तो चलिए एक एक राय है। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आज उतना मूव नहीं है, वीकली एक्सपायरी भी है जिसकी वजह से आपको रखनी है नज़र। बैन लिस्ट सर कोई अपडेट नहीं हुआ है। एस्कॉर्ट्स पीएनबी दोनों ही हैं। अच्छा बाय द वे सर, बैंक निफ्टी की पोजीशंस रह गई 39,600 39,775 ये अच्छी रेंज है जहां पर आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आए बैंक निफ्टी तो 39,500 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको। टारगेट जो बनेगा 39,850 950 दो छोटे टारगेट हैं। 40,050 40,150 ये दो बड़े टारगेट, बस ज़्यादा बड़े भी नहीं रखने। अगर इस रेंज में आकर वहाँ से घूमता है तो फिर ये टारगेट होंगे। दूसरा तरीका ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो कल के लोज के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएं और वो हैं 39,600 के। चाहे तो 39,500 भी रख सकते हैं। 39,500 600 जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 40,050 40,150 दो टारगेट छोटे वाले। 40,325 मीडियम टारगेट है और बड़े टारगेट 40,500 40,575 के हैं दो बड़े टारगेट अगर आए तो। 40,500 575 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच बैंक निफ्टी। बस उससे ज़्यादा नहीं ना, ठीक है उतने ही। जैसे 18,200 के आसपास निफ्टी उतना ही, उससे ऊपर नहीं देख रहे अभी। अच्छा। और जो शॉर्ट करना चाहते हैं 40,325 40,500 के रेंज में आए तो वहाँ शॉर्ट करिए। 40,600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 40,150 40,050 छोटे टारगेट हैं। 950 मीडियम टारगेट। 875 और 39,775 39,950 39,875 39,775 ये तीन और टारगेट नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी सलाह जहां तक आज की स्ट्रैटेजी का सवाल है। बैन लिस्ट सर कोई अपडेट नहीं है। एस्कॉर्ट्स पीएनबी दोनों बैन में थे, बने हुए हैं। नो फ्रेश एडिशन और एग्जिट। स्टॉक ऑफ द डे भी है। स्टॉक ऑफ द डे है। चलिए आइए फिर जानते हैं अनिल जी की तरफ से स्टॉक ऑफ द डे का बिल। जी सर। वरुण को खुश करने के लिए दिया है, बाकी तो वरुण को खुश करने। हाँ, वरुण कोई एफएमसीजी वाला ट्रेंड फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय है। सुबह वरुण को ट्रेडर्स डायरी में सुन रहा था कि वरुण अच्छा है रिजल्ट। अरे जोरदार रिजल्ट। मतलब मैं देख रहा था हाईएस्ट जो ब्रोकरेज हाउसेस में एबिटा का अनुमान था वो 200 करोड़ का था। करेक्ट। उससे ज़्यादा किसी का अनुमान ही नहीं था। 221 करोड़ पे है। करेक्ट। सो एक तो ये कि रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात रिजल्ट्स में क्या है, अब तक के सबसे ज़्यादा तिमाही रेवेन्यू दर्ज किया है। बेस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू। सो रेवेन्यू के लिहाज से देखिए ऑपरेशनल फ्रंट पे तो खैर है ही तोड़फोड़ नतीजे। खाली यही कि स्टॉक थोड़ा सा 980 से 1,040 हुआ है हफ्ते 7-8 दिनों में, लेकिन लगभग सारी ये स्टॉक भागे। आदित्य बिरला फैशन आप देख लीजिए, तो टेक्सटाइल से जुड़े हुए, रिटेल कारोबार से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स में तेजी। मुझे लगता है अब भी थोड़ी और अपसाइड बाकी है। 1,025 ये फ्यूचर्स पर आपका स्टॉप लॉस, सारे लेवल फ्यूचर्स के दे रहा हूँ। 1,070 1,080 और 1,100 तक के टारगेट के लिए अगर गैप से ना खुले मौका मिले तो एंट्री करिए। ट्रेंड के फ्यूचर्स में खरीदारी करिए। ओके, तो ट्रेंड के फ्यूचर्स में खरीदारी है। मतलब मुझे पता होता अगर आप देने वाले तो इसको आज मेरा बेस्ट पिक देता मैं। अगर देखिए हो जाए तो, अगर वहाँ टारगेट हासिल हो जाए तो बेस्ट पिक मान लेंगे। चलिए, तो ट्रेंड भरोसा है अनिल जी का, भरोसा है वरुण का, और बढ़िया एक्शन दिखा सकते हैं। नतीजे भी रहे हैं दमदार। आइए ऐसी कुछ और जो नतीजे हैं उनके बारे में भी जानें। कुछ ट्रिगर्स जो आज के हैं वहां पर भी डालते हैं नजर, और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। वरुण है हमारे साथ ही देवांशी और आशीष भी जुड़ रहे हैं। वरुण, शुरुआत करते हैं ट्रिगर्स और नतीजों से, बताएं। डेफिनेटली। तो ट्रिगर्स में यहाँ पे दीप काफ़ी सारी कैश की कंपनियां जो अपने नतीजे घोषित करेगी। इसमें सेंट्रम कैपिटल, डीसीएम श्रीराम, इसके अलावा गुजरात एल्कलीज, काफ़ी सारी कंपनियां हैं, तो इन पे आपको नज़र रखनी है। प्राइस बैंड का रिवीजन हुआ है। ट्रांसपोर्ट कॉप में 20% से 10% कर दिया है प्राइस बैंड। और एएसएम में कुछ कंपनियां हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसमें मिंडा कॉप है और आरएसडब्ल्यूएम है। एक्स डिविडेंड है कोफोज का 13 रुपये प्रति शेयर का, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। आईपीओ का अपडेट दे देता हूँ आपको क्विकली। यहाँ पे पॉलिसी बाजार का जो आईपीओ है दूसरा दिन 1.59 टाइम्स भरा है। रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन है 1.06 टाइम्स है। फिनो बैंक आखिरी दिन आईपीओ जो है करीब 2.03 टाइम्स भरा है। रिटेल का हिस्सा जो है 5.92 टाइम्स भरा था।
SJS एंटरप्राइजेज जो है दूसरे दिन 51% भरा है, रिटेल का हिस्सा करीब 44% बढ़ा है। और सिगाची इंडस्ट्रीज दूसरे दिन 23 टाइम्स ये भरा है, रिटेल का हिस्सा जो है करीब 21.5 टाइम्स ये भरा है। और हमारा कोई लेन देन नहीं है इसमें। अच्छा हमने रिकमेंडेशन ही नहीं किया, मतलब काफ़ी लोग पूछे थे तो मैं फिर बता दूं, सिगाची पे हमने रिसर्च ही नहीं की, क्योंकि छोटी कंपनियों के आईपीओ में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है एक डिसीजन लेना। हालांकि रिटेल अपनी मर्जी से 23 गुना, सबको लगता है एक छोटा 150 करोड़ का आईपीओ गेम हो जाएगा, हो भी सकता है, यू नेवर नो। पारस डिफेंस में आपने देखा ही है किस तरह से ऊपर हुआ, किस तरह से नीचे हो रहा है। तो जो भाव ऊपर हुआ वो भी बनता नहीं था, उतनी बढ़िया भी कंपनी नहीं है। अब नीचे के सर्किट लग रहे तो उतनी खराब भी नहीं है कंपनी। सो इसलिए छोटी साइज के आईपीओ में मुश्किल काम है, और प्लस शुरुआत के 10 दिन तो ये ट्रेड टू ट्रेड में भी रहेगा जब लिस्ट होगा, इसलिए हमने इस पर रिसर्च ही नहीं की। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब है या अच्छा है, हम न्यूट्रल है, हमारी व्यू ही नहीं है इस पर। बिल्कुल। बट बढ़िया एक्शन है आईपीओ मार्केट्स में। और अगले हफ्ते पे बाय द वे एक आईपीओ खुल रहा है जिस पर अनिल जी से सलाह अगले जरूर हफ्ते लेंगे। कौन सा? पेटीएम। अरे पेटी, हाँ 9 तारीख को, तो मंडे को है ना। हाँ छुट्टी के तुरंत 8 तारीख को, सॉरी 8 को, हाँ मंडे को खुल रहा है, 8 मंडे है, राइट। पेटीएम भी आपकी राय लेनी है। बड़ा आईपीओ, बड़ा आईपीओ, मतलब वीकेंड पे भी आप काम करवाएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे और क्या है। थोड़ा वैसे मैं है ना दिवाली के वीकेंड पे बिल्कुल काम करने के मूड में नहीं होता, मतलब ये तो फैमिली टाइम है एक्चुअली, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, जिन लोगों से आप साल भर बात न कर पा रहे। ऐसी दिवाली बहुत कम आती है जहाँ 3-4 दिन एक साथ छुट्टी मिले आपको। तो वो कहते हैं दिवाली की राम राम आप सबसे कर सकते हैं आप, है ना, सबसे हालचाल पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। नहीं तो वही है, आज की या मोटर ट्रेडिंग के दिन आधा दिन आपका वैसे चले जाता है, एक दिन की दिवाली की सेकंड डे की छुट्टी होती, तीसरे दिन फुल फ्लेज काम पे, और वो भी रिजल्ट सीजन हमेशा रहता है। तो कुछ आ रहा, इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है ढंग की दिवाली आई, दोनों तरह से, छुट्टियों के लिहाज से भी, मूड माहौल के लिहाज से भी। बिल्कुल सर। तो चलिए, दमदार दिवाली की तैयारी है, बट उससे पहले कुछ अपडेट्स वरुण ने दिए आईपीओस के, और कुछ नतीजे भी जाने। देवांशी आपसे करें शुरुआत। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए बजाज हेल्थ केयर, इसके कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आज जो कुल बिक्री है वो 27% तक कम होती हुई दिखी थी, और साथ ही इसका जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 15% तक कम होता हुआ दिखा। मार्जिन इस बार करीब 19% पे आते हुए दिखे हैं, 16% से बढ़कर, और जो मुनाफा है वो 15% तक कम होता हुआ दिखा है। ई क्लर्क सर्विसेज मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं इस बार, उनकी जो कुल बिक्री है वो 45% तक बढ़ी है, साथ ही जो मुनाफा है वो भी 65% तक बढ़कर 101 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा 60% तक का एक बड़ा जंप है, और मार्जिन्स भी आप देखिए 28% थे, वहां से बढ़कर 31.5% पर पहुंचते हुए दिखे हैं। साथ ही जिलेट इंडिया, थोड़े से मिले जुले नंबर्स हैं, क्योंकि आय 11% बढ़ी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 4% कम होता हुआ दिखा। मार्जिन्स इस बार कम होते हुए दिखे हैं, 26% थे, वहां से घटकर 21% पे आते हुए दिखे हैं, और साथ ही जो मुनाफा है वो 12% तक बढ़ता हुआ दिखा है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, जो उनकी बिक्री है वो इस बार बढ़ती हुई दिखी करीब 30% से। कामकाजी मुनाफा 78 करोड़ पे आता हुआ दिखा, 84 करोड़ से घटकर। मार्जिन्स भी इस बार कम होते हुए दिखे हैं, 20% थे, वहां से घटकर 15% पे आते हुए दिखे, और जो मुनाफा है वो स्टेबल था, 59 करोड़ पे आता हुआ दिखा। जयकॉप, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे हैं, आय करीब 60% तक बढ़ती हुई दिखी है, साथ ही जो मुनाफा है उसमें भी करीब 30% तक का जंप आता हुआ दिखा है। 13 करोड़ पे मुनाफा कंपनी ने लॉक इन किया है, और साथ ही कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ा है। मार्जिन इस बार करीब 9% पे आते हुए दिखे हैं, 12% से घटकर, और मिंडा कॉप मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं इस कंपनी के। अब देखिए इनकी जो कुल आय है वो करीब 11% तक बढ़ती हुई दिखी, मुनाफा भी इस बार 39 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 51% तक का एक बड़ा जंप है। कामकाजी मुनाफा 16% बढ़ा, और मार्जिन्स में भी आप देखिए 10.5% कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, तो यहाँ पे मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं। ओके, तो नतीजों की तो है लंबी लिस्ट, और कुछ और नतीजे वरिंदर बंसल से भी जानेंगे रिजल्ट एक्सरे में, और कुछ और नतीजे वरुण के पास भी हैं। वरुण बताइए। ओके दीप, तो सबसे पहले पीएनबी हाउसिंग नतीजे कमज़ोर है, एनआईए 23% गिरा है, मुनाफा भी करीब 25% नीचे आया है। ग्रॉस एनपीए 6% से गिर के 5.9% पे हैं। साथ ही साथ यहाँ बैंक ने एनसीडी के जरिए 2000 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी ले ली है। स्टोक्राफ्ट, यहाँ पे मिक्स नतीजे हैं, रेवेन्यूज़ 53% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन्स पे दबाव है, 14.9% से गिर के करीब 11.2%। मुनाफा भी करीब 15% गिरा है, 27 करोड़ से गिर के ये 23 करोड़ के आसपास आया है। MTAR टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पे रेवेन्यूज़ 25% बढ़े हैं, मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट, थोड़े कमज़ोर है, 32.9% से गिर के 32.3%। मुनाफा जो है 37% बढ़ा है, 14 करोड़ से बढ़ के ये 19 करोड़ के आसपास आया है। अब कुछ खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मॉइल 10 नवंबर को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे रिजल्ट्स ये देंगे, साथ ही साथ बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली है, तो इस कंपनी पे नजर रखिएगा। TCS के लिए इंटरेस्टिंग खबर आई है कि फॉर्मूला ई रेसिंग के लिए JLR के साथ इस कंपनी ने साझेदारी की है।
ब्रिटिश रेसिंग टीम के लिए नया टाइटल जो है वो स्पॉन्सर होगा। इसके अलावा ब्रिटिश फार्मूला ई टीम का नाम है अब जैगुआर TCS रेसिंग होने वाला है। तो ये इंटरेस्टिंग खबर है TCS के लिए। जोरदार है, वापस पढ़ो वापस पढ़ो। हाँ, फार्मूला ई रेसिंग के लिए JLR के साथ फॉर्मूला 1, हाँ फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला फॉर्मूला ई, ये कौन सी है? ये तो फॉर्मूला 1 तो है, हाँ। इसके साथ इलेक्ट्रिक कार्स की भी रेसिंग है ओह उसी माय लेवल की, गॉड, फॉर्मूला ई। अच्छा इलेक्ट्रिक कार की रेसिंग होगी। अच्छा, उसके इन्होंने JLR के साथ साझेदारी की है। टाटा मोटर्स के बुल्स उनके लिए अच्छे, उनको तो अगर टाटा मोटर्स और ईवी से रिलेटेड कोई भी खबर आए, तेजी का बहाना चाहिए। तो मतलब टाटा मोटर्स की जो JLR हैं वो टीम ऑन करेगी बेसिकली। हाँ, ये लेकिन TCS ने आने TCS साथ में है ना? TCS साथ में, उनकी एक रेसिंग है जैगुआर ई रेसिंग करके, उसमें ये पार्टनर। हाँ, तो गाड़ियाँ होंगी JLR की, जैगुआर की, जैगुआर की। और अब पार्टनर है TCS। तो सीधा सीधा इनडायरेक्ट स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है एकदम टाटा मोटर, क्योंकि TCS पहले से वो न्यूयॉर्क मैराथन भी वो स्पॉन्सर करते ही हैं। वाह, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, गुड। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर है। इसके अलावा एक आखिरी खबर है, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज को मंथली अपडेट इन्होंने दिया है अक्टूबर का। अक्टूबर में जो डिसबर्समेंट है साल दर साल करीब 20% के आसपास की ग्रोथ वहाँ पे देखने मिली, 2650 करोड़ के आसपास की आया है, और कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो 91% पे रही है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें और नतीजे। फाइनल सेट ऑफ खबरें देवांशी बताएं। बिल्कुल, आप देखिए टाटा पावर, इसके लिए अच्छी खबर है। साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है जिसके लिए कंपनी ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है, 3000 करोड़ तक की बोली लगाई है, और इससे इनका जो एक्सपेंशन है वो होता हुआ दिखेगा, मदद मिलती हुई दिखेगी। तो टाटा पावर के लिए पॉजिटिव खबर। इसके साथ ही स्टरलाइट टेक, इसके लिए भी एक पॉजिटिव खबर है, जहाँ पे मेटिस एड्यू वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी ने एक माइनॉरिटी स्टेक बेचा है 41 करोड़ में। ये जो हिस्सा है वो इन्फो एज को बेचा है, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। साथ ही इंडियन होटल्स, जहाँ पे कंपनी के बोर्ड ने जो राइट इश्यू को मंजूरी दी थी, 2000 करोड़ के राइट इशू को जो मंजूरी दी थी, उसकी फाइनल साइज, साथ ही इसके जो एंटाइटलमेंट रेशियो है, इन सब पर बोर्ड यहाँ पे फैसला लेता हुआ दिखेगा 9 नवंबर को। PSP प्रोजेक्ट्स, गुजरात और यूपी में कंपनी को सरकारी प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिखे 925 करोड़ के। इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में होगा। और शिपिंग कंपनीज पर आप आज नजर रखें, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज पर आप नजर रखें। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में कल हमने 7% तक की गिरावट देखी है। यही नहीं, अगर आप पूरे महीने पर अगर आप नजर करें तो करीब 45% तक की गिरावट हमने अब तक देखी है। लगातार यहाँ पे जो फ्रेट कॉस्ट बढ़ते हुए दिख रहे थे, वहाँ पे थोड़ा सा ईज डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो इस पर भी आज फोकस होगा, शिपिंग कंपनीज और लॉजिस्टिक्स कंपनीज। और साथ ही बैंक्स, ये भी फोकस में होगा, जहाँ पे RBI ने रिवाइज PCA जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी है। हालांकि आप देखिए 1 जनवरी से ये लागू होती हुई दिखेगी 2022 से, लेकिन इसमें भी हमने यही देखा है कि कैपिटल, असेट क्वालिटी और लिवरेज पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हालांकि अब देखिए एक ही बैंक है जो कि PCA में है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जो नई बैंक्स PCA में आ सकती है, इस पर किस तरह से इम्पैक्ट होगा और क्या नई गाइडलाइंस हैं, इसी के चलते आप देखिए जो बैंक्स हैं, छोटी बैंक्स हैं, इस पर आपको फोकस करके चलना चाहिए आज। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें आज के लिए जहां पर रखनी है नजर। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। भारतीय एयरटेल देखें यहाँ पर नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस का जो भरोसा है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। CLSA कह रहे कि इनके अनुमान से काफ़ी बढ़िया नतीजे देखने को मिले, और खासी बात यह है कि ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर एडिशन के लिहाज से आप देखें तो तिमाही काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, जिसके चलते खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, और लक्ष्य जो है 810 से बढ़ाकर 860 कर दिया है। 714 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखें, और लक्ष्य में इन्होंने भी बढ़ोतरी की है, 834 से बढ़ाकर 860 रुपये कर दिया है। सन फार्मा कल बाजार के दौरान यहाँ पर भी नतीजे देखने को मिले थे, और ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि मार्जिन जो है यानी कामकाजी तौर पर देखें तो नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, 960 से बढ़ाकर 1050 रुपये कर दिया लक्ष्य। 815 कल की क्लोजिंग है, CLSA के लक्ष्य है। वहीं अगर आप क्रेडिट स्विस को देखें तो इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को तो बरकरार रखा गया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि प्रमोशनल कॉस्ट यानी एडवर्टाइजमेंट खर्च कम होने के चलते आप देखें इनका जो मार्जिन है वो बेहतर देखने को मिला। इसके चलते इन्होंने जो लेकिन इसके बाद भी जो लक्ष्य है वो बढ़ा है, 640 से बढ़ाकर 695 रुपये कर दिया है। इसके अलावा नजर रखनी है डाबर पर। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से तिमाही काफ़ी दमदार देखने को मिली। क्रेडिट स्विस ने जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य बढ़ा है, हालांकि ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की, 20 रुपये की बढ़ोतरी की है, 680 से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया है।
करीब करीब 600 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 726 रुपये के लक्ष्य के लिए। HPCL पर देखिए CLSE की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़ा है 285 से बढ़ाकर 330 रुपये कर दिया है, 303 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे बिना बदलाव के जो लक्ष्य है वो 370 रुपये का दिया है। JSPL यहाँ पर नतीजे देखिए अच्छे देखने को मिले, खासतौर पर कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो CLSE ने जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं किया, 576 का लक्ष्य है, लेकिन कह रही है कि जो डीलिवरेजिंग की प्रक्रिया है वो काफ़ी उत्साहजनक देखने को मिल रही है। फिनिक्स मिल्स कल नतीजे आए थे, CLSE की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1196 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1230 रुपये कर दिया है, 1011 की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि रिकवरी जो है तेज़ी से देखने को मिल रही है, खासतौर पर जो रेंटल इनकम है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिवाइवल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश हैं। और अंत में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट आई है CLSE की तरफ से, जहाँ पर बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, काफ़ी नीचे का लक्ष्य दिया, 1563 का लक्ष्य दे रहे, 2350 की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि सेल्स के आंकड़े तो बढ़िया आ रहे हैं लेकिन वो रेवेन्यू में ट्रांसलेट नहीं हो रहे, स्टॉक जो है काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर ये बिकवाली किराए दे रहे हैं। ओहो, तो 1563 बड़े टारगेट हैं। कुछ तो बिकवाली की राय बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो गोदरेज प्रॉपर्टी पर CLSE की, दूसरा डाबर पर किसकी है, गोल्डमैन सैक्स की। गोल्डमैन भी बहुत सारे स्टॉक्स पे इतना नेगेटिव है कि बस पूछो मत, खतरनाक वाला नेगेटिव है। डाबर पे उन्होंने टारगेट रखा हुआ है अपना 427 का, 405 का पहला टारगेट था, बढ़ाकर 427 का, लेकिन बेच नहीं है। इंटरेस्टिंग। चलिए, बढ़िया रिपोर्ट से दमदार एक्शन है, आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। स्वागत करते हैं हमारे सभी मेहमानों का। सिमी जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी और सुप्रभात दीपांशु। सबसे पहले तो दिवाली के अग्रिम शुभकामनाएं मेरे तरफ से और हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। मेरा आज का पिक ऑफ द डे होगा स्टेट बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 505 का स्टॉप लॉस लगाएंगे अनिल जी, और पहला टारगेट होगा 540, दूसरा 554, तीसरा होगा 565। तो मेरा स्टेट बैंक में आज का मेरा पिक ऑफ द डे होगा, तो खरीदने का सलाह है। और इसमें डिस्क्लोजर ये है कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे क्लाइंट्स के पास भी हो सकता है। तो आज नतीजों से पहले SBI खरीदारी करने की राय है सिमी जी की तरफ से। चलिए, बैंक निफ्टी को तो सपोर्ट सिमी जी से और SBI से मिल ही जाएगा। आइए बंसल जी से भी जान ले उनका पसंदीदा शेयर। सर गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा भी स्टॉक बैंकिंग स्टॉक है, बट मेरा स्टॉक सिमी जी के स्टॉक जितना हैवी वेट नहीं है कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर पाए। मेरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की राय है 97 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 110 रुपए के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा है पिक ऑफ द डे। ओके, BOB में भी खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही। क्या बात है, आज सारे PSU बैंक्स पर मूड तेजी का बन रहा है। वेरी नाइस, 110 का टारगेट, ये है राय आपके लिए बंसल जी की। अविनाश जी, आपको क्या पसंद है आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले तो अनिल जी, आपको और आपके सभी जी बिजनेस के व्यूअर्स को शुभ दीपावली। जो स्टॉक मुझे पसंद है इनफैक्ट सन फार्मा है। इनफैक्ट नंबर्स उम्मीद से बहुत अच्छे आ गए हैं। हमने पहले भी ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की कमेंट्री और जिस प्रकार का स्पेशलिटी बिजनेस पे कंपनी का फोकस है, हमको लग रहा है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स भी बहुत दमदार रहेंगे, स्पेशली यूएस मार्केट से। तो यहाँ पे करीबन 1050 के लिए खरीदिए। हो सकता है कि आज रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत बिकवाली स्टॉक में देखने को मिले, तो वो एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड काउंटर है। हमको लग रहा है कि 1050 इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स वेरी मच पॉसिबल है। और अनिल जी, कल हमने आपके एक स्पेशल मिड कैप शो पे एक स्टॉक बताया था, एसोसिएटेड अल्कोहल। हमको लग रहा है कि ये स्टॉक अभी भी काफी अट्रैक्टिव लेवल पे चल रहा है। हालांकि कल आपके प्रोग्राम के आने के बाद स्टॉक ने एक अच्छी अप ट्रेंड चालू कर दी, लेकिन हमको लग रहा है कि इवन 590 के करीब ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव है। ये लिकर स्पेस में सबसे सस्ता स्टॉक है। अगर आप रैडिको खैतान देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक दूसरे कंपनीज के मुकाबले में काफी अंडरवैल्यूड है और इंटीग्रेटेड प्लेयर है। 4 स्टेट्स में ऑपरेट करता है और सबसे बड़ी बात ये ENA यानी जो रॉ मटेरियल है बेसिकली IMFL के लिए, वो खुद बनाता है। सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ इनका बेसिकली 20 साल पुराना रिलेशनशिप है। उनके ब्रांड्स भी ये मार्केट करता है और अभी एथेनॉल स्पेस में ये एंट्री कर रहा है। तो सारे ट्रिगर्स वेल पोजीशनड है। हमको लग रहा है कि आने वाले 2 साल में अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 20 से 25% रहेगी। तो ये जरूर खरीदिए। हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पे 675 है। तो ये दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट पे जो इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय सन फार्मा और एसोसिएटेड
एल्कोहल ये एक और स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। ये दोनों ही स्टॉक्स है पसंद अविनाश जी को। आइए कुणाल जी भी हैं तैयार। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, कल मैंने सभी धनवान लोगों को प्रणाम किया था। हाँ। अनिल जी आज नमस्कार है सारे रूपवान लोगों को। हाँ। तो अनिल जी आज रूप चौदस की छोटी दीपावली की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए तो अनिल जी कड़ा मुकाबला है, सारे बहुत रूपवान लोग हैं यहाँ पर, तो सभी को अनिल जी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई दीपावली की। और आज के दिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दिया जाए कि आज के दिन नहाना जरूरी होता है रूप चौदस से। बंसल जी सुन रहे हैं ना आप? पानी की ना उससे भी मुंह धोना भी जरूरी होता है। लेकिन एक्चुअली आज ना वैसे देखा जाए तो पैनल में अब तक जितने मेंबर्स हैं, सिमी जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सिमी जी रूप चौदस की वजह से, एक मिनट, रूप चौदस की वजह से या दिवाली की वजह से या कोई आज स्पेशली ने कहीं बर्थडे आपके हैप्पी बर्थडे तो नहीं आज? अनिल जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। एक्चुअली मेरा बर्थडे आज नहीं है। हाँ। मेरा बर्थडे कल को हो चुका है और मैंने बताया नहीं था। तो हाँ। आपको कैसे मालूम हुआ ये पहले बताइए। नहीं, मुझे तो पता नहीं, मुझे कल पता होता तो मैं कल ही विश कर देता। चलिए हमारी तरफ से सब हमारे सारे हो पैनलिस्ट सकता है कल लेट जी। शाम को आपको पता चला है। ना मुझे हो तो सकता है। मैंने तो अंदाज से बोला कि हो सकता है आज नॉर्मल डेज में अगर आप ज़्यादा तैयार होकर आए तो लगता है बर्थडे। आज तो फिर फेस्टिव मूड भी है तो सिमी जी चलिए कल आज का तो ड्रेस कोड ही है ना। हाँ, आप लोग कल को हम देखा मिस है कर गए तो सुबह-सुबह, ये हमारी गलती इसलिए है। देख के मैंने डिसाइड कर बिल्कुल लिया। कल हम मिस कर गए, हमारी गलती है। तो कल बिलेटेड बर्थडे ही सही। वैसे भी छुट्टियों का माहौल है, त्यौहार का सीजन है, आप लंबे बना सकते हैं, हफ्ते भर मनाइए आराम से, ताकि और भी कोई हमारे जैसे बच गए हों विश करने से। तो हमारे सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों की तरफ से सिमी जी आपको बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मुस्कुराती रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके कुणाल जी बताइए अपना स्टॉक सर। अनिल जी खरीदा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें जब नतीजे आए उसके बाद इसमें भारी गिरावट आई, बड़ा गैप डाउन हुआ, लेकिन अब इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। और कल हमने देखा जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज हैं सभी के चार्ट्स पर एक रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है अनिल जी स्टॉक में आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। रियल एस्टेट की जो तेजी है उसका इनडायरेक्ट फायदा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी मिलेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदे। यहां पर जो स्टॉप लॉस है 418 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है, एक टारगेट है 440 का। ओके ये है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से आती हुई दिख रही। ये एक और स्टॉक है जो कर सकता है कमाल, बेहतरीन स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। आइए नतीजों पर फोकस करें। भारतीय एयरटेल बेहद दमदार नतीजे आते हुए दिखे। हालांकि स्टॉक भी अब उतना सस्ता नहीं रहा, लेकिन रिजल्ट्स दमदार है। अविनाश जी 714 के आसपास भारतीय एयरटेल, क्या नतीजों के बाद भी खरीदारी का मौका बनता है? टारगेट्स बड़े बड़े आते दिख रहे हैं, सारे FIs की तरफ से अपग्रेड्स आए हैं। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट अनिल जी नंबर्स उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं, आ गए हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात आरपू 153 रुपया हो गया है, प्लस 5G का भी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है इसका भी इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से रेवेन्यू साइड पे, ऑपरेटिंग EBITDA साइड पे डेफिनेटली नंबर्स उम्मीद से काफ़ी अच्छे आए। हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन इस कंपनी के रिजल्ट्स में 724 करोड़ एक्सेप्शनल इनकम है, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। बट अदरवाइज अगर ये इनकम को हटा भी दे तो मुझे लग रहा है कि जो टेलवेड्स है टेलीकॉम सेक्टर के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 850-900 रुपये का एक मीडियम टर्म टारगेट यहाँ पे बन सकता है। तो जिनको एक पोजिशनल व्यू और एक मीडियम टर्म व्यू लेना है, इनको इस प्राइस पे खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत बिकवाली आ सकती है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। ओके ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल। आइए अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। ओहो क्या बात है वरिंदर, आज तो आप भी एकदम त्योहारों के मूड में बहुत अच्छे लग रहे हैं फॉर ए चेंज। नहीं तो ज़्यादातर वरिंदर को टी-शर्ट में देखने का मौका ज़्यादा मिलता है। आज एथनिक वेयर में आपको पूरे ओमकारा परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी त्योहारी सीजन की। बताएं सर, अच्छे नतीजों के साथ करते हैं शुरुआत। थैंक यू सर। जैसे आप बात कर रहे थे सर एयरटेल की, आई थिंक
नंबर्स डिस्काउंटेड है प्राइस में या नहीं है वो अलग बात है सर, बट आई थिंक कंपनी लगातार बहुत क्वार्टर से अच्छा काम कर रही है। ये क्वार्टर में उसके हाईएस्ट एवर आरपूस थे, हाईएस्ट एवर सब्सक्राइबर्स थे, और जो हमें शिफ्ट है, जो शिफ्ट होता है ना कि हम इस इंडस्ट्री में, चाहे वो थोड़ा सा आइडिया से मार्केट शेयर ले रहा है, चाहे वो रिलायंस से मार्केट शेयर ले रहा है, आई थिंक वो भारतीय धीरे धीरे वो सब बिल्डिंग ब्लॉक्स कर रहा है, तो विच इज अ वेरी नाइस थिंग टू डू। प्रॉफिट मैं देखूंगा भी नहीं सर इन कंपनीज का, जैसे मेरे ख्याल में पहले आपके गेस्ट बोल रहे थे कि प्रॉफिट हायर है बिकॉज उसमें कुछ वन टाइम गेन है जो उन्होंने स्पेक्ट्रम सेल किया था रिलायंस जियो को, बट इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सर 5.5% ऊपर आया है, एक्सपेक्टेड था 4-4.5% आएगा। सो हैप्पी विद एयरटेल नंबर्स द वे द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग। दूसरा नंबर सर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले ही डिस्क्लेमर देता हूं कि ये बहुत महंगा स्टॉक है, कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, बट ये क्या बता रहा है सर कि कितना स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो रहा है कंजम्पशन में। कल हम फिनिक्स की बात कर रहे थे सर कि फिनिक्स में किस तरीके से 80% जो प्री कोविड लेवल है उस पर आ गया है। अब ट्रेंड का नंबर देखिए सर, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा रिपोर्टेड बाय द कंपनी, मतलब कि जो सेल्स है सर क्वार्टर दो गुना हो गया है, वाई ऑन वाई 125% ऊपर हो गया है, 1020 करोड़ का सेल्स किया इन्होंने। एबिटा जो लास्ट क्वार्टर में लॉस था सर, इस क्वार्टर में 221 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है, और वाई ऑन वाई तो सिर्फ 6 करोड़ का इसका प्रॉफिट होता था। मार्जिन 21% आ गए हैं, 21.5% आ गए हैं, जो कभी इसके आए भी नहीं है, आए भी नहीं है। प्रॉफिट कुछ 140 करोड़ आ गया सर, जो लॉस था इन कंपनीज का, इस कंपनी का क्वार्टर वाई ऑन वाई। तो ये क्योंकि जो डिमांड रिकवरी हो रही है, ये कहां से हो रही है और इतना स्ट्रांग हो रही है कि जहां पे इस साइज में, द साइज इज बिग फॉर ट्रेंड, इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी। तो मैं ना ऑनेस्टली सर ट्रेंड के साथ साथ ये शॉपर शॉप्स हुआ, ये सब कंपनीज हुआ, इनको देखना चाहूंगा, बिकॉज दिस विल टेल यू कि हमें हाउ पीपल आर एक्साइटेड इन दिस। एक तीसरा कंपनी सर बहुत टाइम के बाद जो आंखों में आया वो है इजी ट्रिप प्लानर्स। इट्स अ प्लेटफॉर्म कंपनी, बट इट्स अ प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म कंपनी, और जिस तरीके से इकोनॉमी खुल रही है, जिस तरीके से ट्रैवल खुल रही है, उस तरीके से इसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। और मैं तो ट्रेंड देख रहा था सर, इसका ट्रेंड क्या है लास्ट 4-5 साल से प्रॉफिट का, तो इस बार देखेंगे आप तो आपको सेल्स हुआ, एबिटा हुआ, सब 100-200% ऊपर दिखेगा। सेल्स 133% ऊपर है क्वार्टर, 300% ऊपर है वाई ऑन वाई, मार्जिन उसके 47% आ गए हैं वर्सेस क्वार्टर 27% थे। बट ठीक है कि हमें लास्ट क्वार्टर खराब था तो कंपैरिजन करना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बट आप ट्रेंड ही देखिए सर, FY18 में 6 करोड़ का प्रॉफिट था, FY19 में 30 करोड़ का प्रॉफिट था, FY20 में 33 करोड़ का प्रॉफिट था, 21 में उसका 60 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी TTM में ऑलमोस्ट 100 करोड़ का प्रॉफिट करने लगा है। तो कंसिस्टेंटली ये कंपनी अच्छा कर रही है। सो आई विल से कि तीनों महंगे स्टॉक्स हैं, कोई तोड़फोड़ ऐसा नंबर नहीं है जहां पे मैं बोलूं कि सर यार नंबर बहुत अच्छा है, आज हम लेंगे स्टॉक को, वैसा कुछ नहीं आया। बट दिस इज जस्ट शोइंग अस कि हाउ स्ट्रांगली द इकोनॉमी इज ओपनिंग अप, वेदर इट्स कंजम्पशन और वेदर इट्स स्टेट लेवल। तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजों की लिस्ट, जहां पर सबसे बेहतरीन दमदार परफॉर्मेंस आती दिखी है भारतीय एयरटेल की तरफ से लगातार बार बार। कमजोर नतीजे आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो आपके केमिकल या फार्मा शेयर होंगे उस लिस्ट में। 100% सर, आपने सही जाना। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि स्पेशली केमिकल शेयरों के केस में सबसे पहले अलर्ट करने का काम वरिंदर ने किया था कि पिछली तिमाही से ही कि हो गया इनका टॉप, रिजल्ट्स के लिहाज से भी और शायद शेयरों के दाम के लिहाज से भी, और वहां से देखिए 4 महीने होने आए, 4.5 महीने शेयर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आपकी रिसर्च और आपका अनुमान एकदम सही रहा। बताएं सर। सर मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा सर, ये सब चीजें ना वैल्यूएशन में आ जाती है। तो जब स्टॉक्स आपको 70, 80, 90 टाइम पे मिलते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए कि 70, 80 टाइम पे आपको वैल्यूएशन हो गई और 40% मार्जिन हो गए हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वहां से उनको और ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करेगा। इट्स लाइक स्लोप ऐसा चढ़ रहे हो, तो जब आप ऐसा स्लोप चढ़ रहे हो तो आपको गिरने का ज्यादा खतरा होता है, तो वो सावधानी। क्योंकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का जो रिजल्ट आया सर, इट्स अ ब्यूटीफुल कंपनी, कंपनी में कोई खराब नहीं है। ऑफ कोर्स कि हाँ भी इस क्वार्टर में एक अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ था, जो उनका महाड़ यूनिट है उन्हें फ्लड आ गया था, 45 दिन के लिए बंद था, तो उसका इम्पैक्ट भी आया है। इसलिए हमने सेल्स देखा कि 17% भी नीचे है क्वार्टर। बट सर एबिटा देखिए, 17% अगर सेल्स गिरा तो एबिटा 80% गिर गया सर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में वो 20% मार्जिन करता था, इस क्वार्टर में सिर्फ 5% मार्जिन की है। यू कैन से कि चलो ठीक है, हो जाता है, 1-2 क्वार्टर है, बट इशू इज नॉट दैट, इशू इज वैल्यूएशंस। इट इज ट्रेडिंग एट 60 टाइम्स वैल्यूएशन, 60 टाइम्स ट्रेलिंग अर्निंग्स, तो वो वैल्यूएशन जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। नोसिल देखिए सर, नोसिल सस्ता स्टॉक है, परफॉर्म ज्यादा नहीं किया, बट नंबर्स उसके सर 20-21% मार्जिन से कम हो गए, इस क्वार्टर में 13% मार्जिन रह गए हैं।
ऑफ कोर्स इट इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज व्हाट लक्ष्मी इज, बट आपको हर किसी स्टॉक में ट्रेंड दिख रहा है सर कि सेल्स ऊपर है, मार्जिन्स नीचे है, एबिटा नीचे है। नोसिल में सेल्स अगर 9% ऊपर थी तो एबिटा 30% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। और तीसरा कंपनी सर जो मुझे थोड़ा सा अनइम्प्रेसिव लगा, आई विल नॉट से वीक है, अनइम्प्रेसिव लगा, वो है रेडियो केतान। स्टॉक बहुत भाग चुका है सर, बट जब मैं रेडियो केतान और मैं मैकडॉवल के नंबर देखता हूं तो मुझे दिखता है कि मैकडॉवल ने तो इतना अच्छा परफॉर्म किया इस बार जो रेडिको ने बिल्कुल भी नहीं किया। तो रेडिको का आप देखिए सर, सेल्स 12% ऊपर थी क्वार्टर क्वार्टर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मैकडॉवल जिसका बेस बहुत ज्यादा है। मैकडॉवल का जो सेल्स था सर वो 45% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा मार्जिन सर रेडिको के 16% आए वर्सेस 15% क्वार्टर क्वार्टर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम मार्जिन है रेडिको के। सर मैकडॉवल के मार्जिन 11% से 19% आए। सो यू कैन सी हाउ नाउ मैकडॉवल इज टेकिंग मार्केट शेयर अवे एंड कंसोलिडेटिंग इट्स ब्रांड्स इन दैट मार्केट जहां पे ये 2-3 लोग ही है। रेडिको सस्ता कंपनी नहीं है, बट आई थिंक आई वाज वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद द वे मैकडॉनल्ड्स डिड कंपेयर टू रेडिको। सो रेडिको वाज अनइम्प्रेसिव। ओके, तो ये है आपके लिए थोड़े कमजोर नतीजे जो आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण देने के लिए। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं तैयार, सुमित बगड़िया जी और वागले साहब भी। सुमित जी बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम अच्छे से दिवाली बनाए, खुशी से मनाए, और दिवाली मनाने के बाद वापस से मार्केट्स में जुट जाए, क्योंकि एक अच्छी तेजी आने वाले दिनों में मार्केट्स में देखने को मिलने वाली है। वाह। तो जी, तो अब जो स्टॉक है पिक ऑफ द डे यहाँ पे वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर 830 के आसपास खरीदारी करना है, 810 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में 850 से लेके 860 रुपए तक के लेवल टाटा कंज्यूमर में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो पिक ऑफ द डे टाटा कंज्यूमर। ओके, टाटा कंज्यूमर्स में खरीदारी करने की राय 810 के स्टॉप लॉस के साथ, ये है राय सुमित जी की तरफ से। वागले साहब भी हमारे साथ तैयार है, और वागले साहब के लिए उनसे पिक ऑफ द डे लें उससे पहले एक अच्छी खबर है जी। वागले साहब का अनुभव बढ़ता जा रहा है जिंदगी का। हाँ, तो वागले साहब का आज हैप्पी वाला बर्थडे। अब हम पूछेंगे, देखो हाफ सेंचुरी तो वागले साहब मार चुके हैं, एक बार हाफ सेंचुरी मार दी उसके बाद तो फिर कोई नंबर मायने रखता नहीं। तो वागले साहब हाफ सेंचुरी मारने के बाद भी आप जैसे चुस्त दुरुस्त हिट और फिट है, वैसे ही आप जिंदगी भर रहे। ऐसे हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज की बर्थडे पर। तो सर क्या विशेष प्लान है बर्थडे पर, वो बता दीजिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मुझे आपने जो भी कहा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, सिर्फ आपके विशेष और आशीर्वाद मिले। बिल्कुल। तो जो रही बात उम्र की, मैं तो आपसे 5 साल छोटा हूँ, क्योंकि 50 के बाद मैंने एज उल्टा गिनना शुरू किया है। वंडरफुल। ये टेक्निक से तंदुरुस्ती बनी रहती है, और आपके साथ मतलब आप सब लोगों के साथ रह के ये इफेक्ट हुआ है। देखो बाकी का तो मुझे पता नहीं वागले साहब, बाकी का तो नहीं पता। सिमी जी जरूर आपसे सीनियर है। एक दिन से सही। सिमी जी की बर्थडे कल थी, आपकी आज है। सिमी जी आपसे बड़ी है, बाकी अब आप दोनों अब आपस में सेटल करें। चलिए बहुत बहुत बधाई सर, एक बार फिर से बताएं आपका पिक ऑफ द डे। जॉइंट सेलिब्रेशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बताएं सर पिक ऑफ द डे। हाँ सिमी जी, थैंक यू वेरी मच, विश यू द सेम इन एडवांस। अनिल जी, सारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। मैं मूड बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा भी सुमित जी ने जो कहा, मेरा भी मानना है कि मार्केट एक तेजी के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी आज मेरा स्टॉक इंट्राडे सेल का है। स्टॉक है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कल का जो पैटर्न बना है मुझे लगता है थोड़ा सा और नीचे होगा। रिजल्ट के बाद जो एक स्विंग लो इसने ब्रेक किया है 306 का, 303 का बंद है, 3 साढ़े 3 का। मुझे लगता है ये हल्की सी बाउंस बैक पे बेचना चाहिए। 308 309 के स्टॉप लॉस से बेचे। मुझे लगता है ये 285 288 तक के लेवल्स के लिए जाने के लिए तैयार है, और ये कॉल सिर्फ आज और मे बी 1 आध दिनों का है। तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय HPCL में वागले साहब की तरफ से।